हमने डिस्कशन किया था इससे प्रीवियस लेक्चर्स में, क्या डिस्कशन किया था कि अगर दो आधार से बंधे हों, हमने बात किया प्रत्यास्था का, प्रत्यास्था के गुण का, इनके मतलब क्या क्या गुणांक हो सकते हैं, जैसे यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक, इन तीन चीज पर बात किया। उसके बाद में हमने किसका, पायसन रेशियो यानी सिग्मा का भी बात किया। उसके बाद में हमने दो पिंडों को एक रस्सी को किसी दो दृढ़ पिंडों से बांध दिया और बांधने के बाद उस पर लगने वाले बल की भी गणना की हमने। उसके बाद में एक हमने अभी देखा कि अगर कोई चीज है और उसको खींचना है, कोई तार है मान लो, और तार को खींचा गया, तो खींचने में कितना काम हमको करना पड़ेगा, उस पर कितना बल लगाना पड़ेगा, कितना काम होगा, और उसकी स्थिति जो ऊर्जा क्या थी, इस पर भी हमने अध्ययन किया है। फिर भी एक छोटे से समय में इसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। एक पतला सा रॉड है, इस रॉड पर हमने एक साइड को हमने क्या किया, फिक्स कर दिया, और फिक्स करने के बाद दूसरे साइड पर एक हमने बल लगा दिया। जब हमने इस पर F बल लगाया तो ये बंधा हुआ है, तो उधर से तो पूरा आएगा नहीं, ये रस्सी में मतलब तार में उसके एक्सपेंशन होगा। जब इसके तार में एक्सपेंशन होगा, थोड़ी देर बाद ये तार यहां पहुंच गया, इमेजिन करो, थोड़ा सा बढ़ गया। अच्छा, थोड़ा सा इसके लंबाई में वृद्धि हुई, इसका मतलब थोड़ा सा बल भी लगाया गया होगा, या बल जो भी लगाया गया, विस्थापन थोड़ा सा हुआ, बस इतना सा बात रखो। अच्छा, अगर विस्थापन इतना हुआ तो इस पूरे तार की लंबाई को हम क्या मान लें, फैक्टर। जो ये विस्थापन हुआ इसको हम मान लेते हैं कि यक्स विस्थापन हुआ है, थोड़ा सा बढ़ गया। वो लंबाई जो नई वाली लंबाई जो आएगी, मैं कह देता हूं पूरी लंबाई L प्लस, ठीक। जब इस पर इतना विस्थापन हुआ थोड़ा सा, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए प्रतिबल निकाल सकते हैं। अच्छा देखिए, इधर इसी पर तो आपने फोर्स लगाया है, तो तार को हमेशा हम सिलेंडर मान के चलते हैं, बेलन। तार को हम हमेशा सिलेंडर मान के चलते हैं, क्योंकि होता भी वो बेलन के जैसा गोल गोल है, लेकिन लंबाई ज्यादा होने से हमको तार कह देते हैं हम, नहीं तो उसी को बेलन कह देते हैं। और समझा ना, तो जैसे गैस सिलेंडर हम लोग कहते हैं, तो गैस का बेलन, और होता भी बेलन जैसा वो गोल गोल, गैस सिलेंडर गोल ही तो है, बेलन जैसा ही है, तो वो ऐसा ही लंबा है वो, बस इतना सा अंतर है। यक्स विस्थापन हो गया, हमने कहा टोटल इतना हुआ। हमने पूछा कि आपने बल कितना लगाया है, प्रतिबल इस पर कितना लगाया है, तो आपने कहा सर क्रॉस सेक्शन एरिया इतने पर लगा हुआ है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ए मान रखा है, और इसका एक्सपेंशन गुणांक हमने अल्फा मान लिया है। अच्छा, ये हुआ कब, खींचने पर हुआ, या ये मान लो ताप बढ़ा देने पर हुआ, जैसा भी चाहो। देखो एक चीज बता दें, ताप बढ़ा देने पर बढ़ जाता है, ताप घटा देने पर घट जाता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप कभी कुदाल पिटवाने गए हो, वो जो भट्टी में डाल के पीटता है, भट्टी में ऐसे चलाता है, गर्म करता है उसको, उसके बाद हैमर करता है ना, तो अगर कुदाल, फावड़ा या खुरपी, खुरपा, हंसिया, ये सब पिटवाने गए होंगे, तो डालता है वो। कभी भी ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लीजिएगा, जब वो एकदम लाल हो जाता है, भट्टी में डालता है एकदम लाल हो जाता है, जैसे ऑरेंज कलर का है ना, जब वो एकदम गुलाबी गुलाबी होता है, तो उस समय वो मोटा हो जाता है लोहा। बी केयरफुल, उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, रीड करना उसको। तो जब उसको एकदम लाल हो जाता है, तो ऑटोमेटिक लोहा मोटा लग जाता है, मोटा है। लेकिन जब हम, और नहीं विश्वास हो रहा है, चलो चेक करते हैं, वो मोटा हो जाता है, और अचानक एक हथौड़ी मारो, उसके बाद जहां हथौड़ी पड़ेगा उसका टेम्परेचर सडनली, वो जो हथौड़ी गिरेगा, हथौड़ी ठंडा था, हथौड़ी उसके टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लिया। अब वहां देखना क्या हो गया, वहां काला हो गया है, हल्का हल्का काला हो जाता है, जहां हैमरिंग होती है वहां हल्का हल्का काला हो जाता है, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होता है। तो जब डिक्रीज होता है तो वो उसका टेम्परेचर घटता है जब, तो वो धीरे धीरे छोटा होता, पतला होता चला जाता है। आपको एक चीज जानकारी के लिए हमेशा ये चीज रखना चाहिए, किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ जाने पर फैल जाता है, किसी भी चीज का टेम्परेचर घट जाने पर सिकुड़ जाता है। हाथ है हमारा, ठंडी में वैसे पता नहीं कैसे चिपका रहता है। अच्छा चलो इसी में चेक करो, इसी गर्मी में ही, एक दिन संडे का दिन, कल संडे है, पूरे गांव का कपड़ा उठा के धुलना शुरू करो। अरे मतलब आधे घंटे कपड़ा धुलो, 1 घंटे। अब जब धुल के हाथ में आए तो ये हाथ में ऐसे गोल गोल बन गया, सिकुड़ गया वो ठंडे होने की वजह से। और जैसे 10 मिनट आप 5 मिनट 20 मिनट बाहर रहे, फिर से सामान्य हो गया। इस चीज को ऑब्जर्व करो, क्यों हुआ, क्योंकि काफी देर से आप पानी में ही हैं, तो पानी में होने की वजह से ठंडी बॉडी के इस पोर्शन का, जिस पोर्शन में पानी बार बार लग रहा था, उसका टेम्परेचर गिर चुका है। इस वजह से क्या है, बॉडी का जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है, वो टेम्परेचर किसका है,
हाथ का, पैर का, कान का, नाक का, फेस का, नो, बॉडी के इंटरनल पार्ट का है वो, बॉडी के, क्योंकि ठंडी लगने से ये सराउंड के रिगार्डिंग टेम्परेचर इसका घटता बढ़ता रहता है। सराउंड का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो थोपड़े का टेम्परेचर बढ़ जाता है, पसीना निकलने लगता है, और सराउंड में एटमॉस्फेयर वातावरण में ठंडा हो तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर घट जाता है। इतनी सारी बातें दिमाग में, तो हमने क्या देखा, जब एक्सपेंशन करोगे या तो टेम्परेचर बढ़ा दो, और नहीं टेम्परेचर बढ़ाना चाहो जो मैं कर रहा हूँ वो करो, है ना। तो इसमें क्या करो, यल मान लेता हूँ, यल और इसका जो एरिया है वो ए है, फोर्स आपने एफ लगाया। तो हमने कहा प्रतिबल क्या होता है, तो आपने कहा सर प्रतिबल बराबर होता है बल, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बोलो। तो बल बटे क्षेत्रफल ए है। हमने आपसे वहीं ये पूछ सकता था मैं कि इसमें विकृति कितनी हो रही है, तो आप क्या कहते हैं, आप विकृत के लिए कहते थे बढ़ी हुई लंबाई या लंबाई में वृद्धि अपान वास्तविक लंबाई। तो लंबाई में वृद्धि कितनी हुई और वास्तविक लंबाई क्या है, x बाई एल। अगर मैं आपसे यंग प्रत्यास्था गुणांक पूछूं अब, तो आप कहेंगे अनुदैर्घ्य विकृत, सॉरी अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे विकृत, बोलो। यानी ये हो जाएगा, प्रतिबल का मान आएगा एफ बाई ए और अपान विकृत का मान आएगा एक्स बाई एल। एक काम करते हैं, एफ बाई ए इंटू एल अपान एक्स, हो सकता है ये हो जाएगा एफ एल बाई ए एक्स। इसको कोई समीकरण मान लो यंग प्रत्यास्था गुणांक का, या एक काम करो यहीं बल निकाल लो। तो अगर हम यहाँ बल निकालना चाहें तो ये दोनों इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई ए एक्स अपान यल इक्वल टू एफ, बोलो ठीक है। हमने यहां से ये बल निकाला कि जो हमने बल इस पर लगाया था एक्सपेंशन के लिए, उसके विस्तार के लिए हमने जो बल लगाया था वो हमारा ये मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा समझने वाली बात, अच्छा जब ये यहां से यहां तक आया होगा, जब हमने बल लगाया था विस्थापन भी हुआ तो कुछ काम भी हुआ होगा। आपने पहले से ही कहा है, ध्यान से देखिए 9th में चलिए, आपने कहा था कि बल तब कार्य तब होता है जब तक विस्थापन होता है, अगर विस्थापन बंद तो काम बंद। भाई सिंपल सी बात है, W इक्वल टू एफ एस। यस विस्थापन है, विस्थापन होगा ही नहीं, दीवार में धक्का देते रहो, आपने कोई काम नहीं किया। आप पूरे दिन धक्का दीवार को, तो दीवार नहीं गिर रहा है, इसका मतलब आपने कोई काम नहीं किया। बस समझ रहे, क्योंकि दीवार में विस्थापन नहीं हो रहा है, इसने अपनी जगह में अपनी अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं रीड किया, इसका मतलब काम नहीं हो रहा है। यहां तो काम हो रहा है भाई, ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे एक्सपेंड होकर के यहां तक आ गए, इसका मतलब काम हुआ। ये विस्थापन कितना है मैं कह देता हूं, जो छोटा छोटा विस्थापन ले लेता हूं इसको कह देता हूं डीएक्स। या ये मान लो कि एक अति सूक्ष्म समयांतराल में जो विस्थापन हुआ वो डीएक्स है। काम कितना हुआ देख लेते हैं। तो W इक्वल टू क्या होता है, एफ एस या एफ डी, जो समझो, बल गुणे दूरी या विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। अब बल गुणे विस्थापन देख लेते हैं। विस्थापन आपने इसको कह दिया है डीएक्स विस्थापन हो रहा है, तो अगर एफ इंटू डीएक्स लिख सकते हो, इसका मतलब एफ का मान अगर उठा के रख दें तो हमको कार्य मिल जाना चाहिए, कितना काम हमने किया, यही तो होगा। तो इसका मतलब हमको कार्य चाहिए, तो W इक्वल टू बल गुणे विस्थापन वाई ए एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। एक्चुअली ये काम क्या है, W ना बोलो, W बोलोगे तो पूरा काम मान लूंगा मैं मान लेता हूं ये छोटा सा काम भी तो हुआ DW। भाई हमको भूख लगी थी, हमने चॉकलेट खाया, तो चॉकलेट कितना एनर्जी देगा, बहुत कम एनर्जी देगा ना, क्योंकि हमको बॉडी की जरूरत थी 4 रोटी की। अगर आप एक रोटी का हेल्प कर रहे हो, सपोज दैट आपने कहा कि एक रोटी खा लीजिए, तो एक रोटी हमने खा तो लिया, लेकिन वो एनर्जी नहीं मिलेगी जो हमको चाहिए, हमारे पास कमी है। तो हमने कहा ये थोड़ी सा काम हुआ, क्योंकि विस्थापन थोड़ा सा हुआ तो काम भी थोड़ा सा हुआ, हमने कहा थोड़ा सा काम हुआ। हम जानते हैं कि अगर पूरा काम चाहिए तो किसी चीज को इंटीग्रेट कर दे तो क्या हो जाता है, पूरा काम हो जाता है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट कहां से, अब ये ध्यान से देखो, ये काम हो रहा है 0 से लेकर के अनंत तक, मतलब W तक होगा। और ये कितने लंबाई में काम करोगे आप, 0 से L में, किसमें करोगे काम, 0 से L में, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। इसका मतलब ये होने वाला है। अब ये देखो इंटीग्रेशन, अब कुछ जैसे इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूट्यूब पर जाएं, टाइप करें सारे यूट्यूब में। रीजन ये है कि जब तक इंटीग्रेशन नहीं आएगा, अब जब ये चैप्टर पढ़ाना शुरू किया होगा सर ने, तो डायमेंशन तुरंत पढ़ाने के बाद उन्होंने कहा होगा पहले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ो, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हर एक टर्म में तो
जो आपने क्लास 9th में एक पढ़ा था बल का इक्वेशन, 3 समीकरण पढ़ा था, सॉरी गति का, सॉरी बल नहीं, गति का 3 समीकरण पढ़ा था। एस v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसका डेरिवेशन आपने वहां ग्राफ के थ्रू किया था। आपने कहा था यहाँ से ये ले लो, ये ले लो, एरिया निकाल लो, जोड़ लो, घटा लो, ट्रायंगल की एरिया, रेक्टेंगल की एरिया, ये सब करके आपने कहा था। अब ये एरिया वहां से लेकर के नहीं निकालना है, यही डेरिवेशन फिर यहाँ चाहिए हमको। क्लास 11th में, क्लास 11th में फिर हमको वही इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है। गति के समीकरण चैप्टर है, जब फर्स्ट पेपर में देखो तो जो गति का समीकरण है अब वही पढ़ना है, समीकरण वही डेरिवेशन करना है, लेकिन कलन विधि से, यानी इंटीग्रल टाइप से। समझ में आया? अब ये डेरिवेशन बदला, अब रूप अपना रंग बदल दिया। अब क्या होगा? इंटीग्रेशन के थ्रू निकालना होगा। समझ में सब आएगा? थोड़ा सा वेट करो। तो वो इसलिए वहां जाके देखना चाहिए आपको। 3 लेक्चर में है, शायद 4 लेक्चर में, 2 में इंटीग्रेशन है, 2 में डिफरेंशिएशन है, मतलब 120 मिनट में, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 घंटा, 3 घंटे में हो जाएगा। एक नॉर्मल बेसिक जो जरूरतें हैं। और देखिए, तो ये कहेगा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, तो y a l बाहर आ जाएगा। नियम है, कांस्टेंट बाहर आता है, इंटीग्रेशन हो जाएगा x dx का। बोलो। और हम जानते हैं x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, ये वैसे लिखा, x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो n का मान कितना है? देखो इधर पावर 1 है ना, तो 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, यानी ये वही लिखा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। बोलो। और अभी लिमिट दिया हुआ है कहां तक? 0 से l के लिए। अब ये जो लगा रहा हूं, ये यही लिखा जा रहा है बार बार, तो ये मिल जाएगा हमको y a बाई l, और ये हो जाएगा देखो 1/2 बाहर आएगा, और बचा यल, x स्क्वायर पर लिमिट लगेगा, तो पहले अपर लिमिट लगता है यल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो यल स्क्वायर 0 से कोई मतलब नहीं रहा भाई, तो ये हो जाएगा y a 2l इंटू यल स्क्वायर। ये मिलता है हमको पूरे कार्य का समीकरण, मतलब जो पूरा काम वो करता है वो इतना काम करता है। बात समझ में आया? इसी को थोड़ा सा समय के लिए हम एडजस्ट करने की कोशिश करते थे, हम कहते थे ये प्रतिबल और विकृत के रूप में इसको चेंज कर रहे हैं। तो प्रतिबल और विकृत क्या है और देखते हैं। हमको जो समीकरण अभी मिला है वो मिला है W इक्वल टू वाई ए एल स्क्वायर अपान एल 2l। अब ध्यान से देखो, अरे ये कैपिटल है, इसको लिख सकते हैं, देखो y 1/2 बाहर कर लो, वाई ए बाई एल, ये क्या है? कैसे पता चला? अभी 1 मिनट पहले निकाला गया था, अभी 1 मिनट पहले निकाला गया, तो ये अच्छा, ये क्या बचा? कुछ छोटा है क्या? एफ इक्वल टू क्या, वाई इक्वल टू क्या होता है? एफ बाई ए इंटू डेल्टा यल बाई यल, तो एफ, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या किया? वाई ए बाई एल, ठीक है। अभी एल स्क्वायर बचा है, हमने क्या किया? इसमें एल से गुणा कर दिया और एल से भाग दे दिया, और इस ए को अब हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, तो y बाई एल प्रतिबल हो जाएगा, और इधर देखो ये जो यल से गुणा आप भाग ने किया, आपने इसको यल लिख सकते हो, इंटू यल लिख सकते हो, यल स्क्वायर को, और नीचे ये जो यल है इसको यल ले लो, तो बढ़ी हुई लंबाई बटे वास्तविक लंबाई, यही तो है। इसका मतलब है विकृति है, और ये क्या है? प्रतिबल। और इधर देखो अभी यल बचा है और ए बचा है, तो यल ए आयतन होता है। बोलो। तो ये मिल जाता है 1/2 जो कार्य होता है, इन्होंने कहा जो काम होगा वो किसका होगा? प्रतिबल, विकृति और आयतन के गुणनफल का आधा। क्या कहा? कि जो कार्य हम करते हैं, संपूर्ण कार्य जो होगा वो क्या होगा? प्रतिबल, विकृति और आयतन के गुणनफल का आधा है। रीजन ये है 1/2 यहां पड़ा हुआ है, वो 1/2 हाफ कर दे रहा ना। इन्होंने कहा प्रतिबल ले लीजिए, विकृत ले लीजिए और आयतन ले लीजिए, और तीनों को गुणा कर दीजिए, गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको बाई 2 कर दीजिएगा, तो क्या मिल जाएगा? उस तार को पूरे को विस्थापित करने में किया गया कार्य है। इन्होंने कहा जो स्थितिज ऊर्जा होती है
वो उस समय जो बॉडी में ऊर्जा थी वही ऊर्जा तो वर्क करने के लिए यूज की गई, इसीलिए उसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा यू। इसी W को हम यू कह देते हैं। समझ में आया होगा। बताया गया होगा कि स्थितिज ऊर्जा स्थिति के सापेक्ष और गतिज ऊर्जा गति के समय में। जो हमारे बॉडी में ऊर्जा होती है, अगर हम आपसे पूछें कि हमने सुबह 10 रोटी लिया था डोज, अगर हमने मॉर्निंग का डोज या आफ्टरनून का डोज 10 रोटी लिया है, और जब आप इसको यूज कर रहे हो तो जो मैं बोल रहा हूँ बेटा ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है, तो आपको तुरंत कहना चाहिए सर आपने जो 10 रोटी लिया था उसी में से वो ऊर्जा बॉडी ने मैकेनिकल वर्क किया, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में बदल करके उसने हमको ध्वनि ऊर्जा के रूप में दे दिया। जो आपको सुनाई दे रहा है ये सब क्या है, एक ध्वनि ऊर्जा है। ये ध्वनि ऊर्जा कहाँ से आया, जो हमारे बॉडी में ऊर्जा थी वही ऊर्जा चेंज हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। भाई जो फैन लाइट देते हो आप इस फैन को क्या दोगे, इलेक्ट्रिसिटी दोगे। जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से, ये फैन कैसे चलता है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी यांत्रिक उसको विद्युत ऊर्जा को दौड़ करके मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यही जब हम हीटर को दे देते हैं तो वो उष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक उष्मीय ऊर्जा में, वही अगर हम फ्रिज को दे देते हैं तो वही यांत्रिक ऊर्जा को शीतलन ऊर्जा में, यही अगर हम किसी और चीज को दे दें तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। बात समझे है क्या, एक ही ऊर्जा है बहुत सारे रूप में बदल गया। एक ही ऊर्जा हमारे बॉडी में जो 10 रोटी मैंने मॉर्निंग में लिया था वही कन्वर्ट हो रहा है साउंड में, वही मैं चल रहा हूं तो काइनेटिक में, वही मैं खड़ा होने के लिए यूज कर रहा हूं, उसी से हम सब कुछ ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब कि सब कुछ ऊर्जा एक वही रोटी हमारे लिए काम कर रही है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जाओं का रूप लेकर के हमारे लिए उपयोगी बन रही है। बात समझ में आया। अगला पॉइंट हमारा होता है, मुझे लगता है कि मैं समझा पाया अच्छे से, परमाणविक मॉडल के आधार पर प्रत्यास्था की व्याख्या। किसकी, परमाणविक मॉडल के आधार पर प्रत्यास्था की व्याख्या। अच्छा एक बार सोचिए, इस पर फोकस करिए। तुम आप लोग डेली यूज करते हैं, लेकिन जब इसको दैनिक जीवन से जोड़ लेंगे तो आनंद ही आनंद मिलेगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। आओ चेक करिए। आप लोगों ने एक चीज सुना होगा, ठंडी में लोग अपने घर में पुआल बिछा देते हैं लेटने के लिए। वो क्या है, मतलब हमारे आपके मम्मी पापा हमसे ज्यादा अच्छा प्रत्यास्था जानते हैं। कह देते हैं इसको डाल दोगे तो ये थोड़ा सा स्पंचेबल रहेगा, मतलब क्या बोलते हैं इसको, कंफर्ट जोन में रहेगा। एक चीज, दूसरी चीज वो हीट भी ज्यादा देगा। अरे हीट वो देता नहीं है, हीट वो देता, उसके पास जो आपका हीट होता है। हमारे गांव में कितने भोले भोले लोग हैं ना, जब ठंडी आती है तो शाम को ही बाबा जी कहेंगे आपके बिछौनवा बिछाकर रजैया मोड़ के रख दो जो नहीं गर्म रहा। जब हम सम्मुख पहुंचे, नहीं सुने हो क्या, कहते हैं कि मतलब बिस्तर को, बेड को लगाइए, बिस्तर बिछाइए, बिस्तर को लगाने के बाद रजाई जो ओढ़ने के लिए है उसको क्या करो, थोड़ा थोड़ा किनारे से फोल्ड कर देना जिससे वो गर्म रहे। अच्छा क्या इतना सारा करने के बाद जब आप रात में पहुंचते हो बेड पर तो वो गर्म रहता है? ऐसे कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? कैलकुलेशन करो एक बार कि ठंडा होने का क्या कारण, क्या ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ठंडा हो जाएगा वो? बोलो क्यों ठंडा हो जाता है? लेकिन जब आप लगाते हो तो वो गर्म रहता है। जब आपने बेड लगाया था तो वो गर्म था। ये है हमारी मिसकॉन्सेप्ट जो हम नहीं जानते हैं। होता क्या है, जब हम लेट जाते हैं तो एक 37 डिग्री सेल्सियस का हीटर उसके अंदर लग जाता है। बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। ये 37 डिग्री सेल्सियस का एक हीटर डाल देते हैं हम उसमें। जब ये हीटर उस रजाई में जाता है तब वो गर्म होता है। उससे पहले जीवन भर उसको मोड़ के ही रखो, वो गर्म नहीं होगा। उसको फोल्ड करके आप ऐसे बरकरार रखिए, अब वो गर्म होने वाला नहीं, क्योंकि वो अच्छा उसको वो एनर्जी मिलेगी कहां से कि वो हीट रहे, उसमें ऊर्जा उसको कहां से मिलेगा? कभी दो भाई बहन एक साथ लेटो,
और जब लेटते हो और गलती से रात में सोते समय कोई इधर चला जाए और कोई उधर चला जाए और रजाई एक साइड से उठ जाए, या पैर से ऐसा पैर हल्का सा साइड में हो जाए और रजाई निकल जाए, मतलब रजाई उठ जाए, और एक बहुत खूबसूरत सी हवा मतलब फ्रिज की हवा बढ़िया निकल रही है, एक हवा अंदर एंट्री करती है, तो पूरे दोनों के दोनों चिल्लाना शुरू करते हैं, कहां से, मतलब कहां से आ रहा है, उसको एडजस्ट करो जल्दी। सही है। ये कहां से आता है? बॉडी में जब दो लोग लेटे हो तो 37 नहीं, 37 दूना 74 डिग्री सेल्सियस का हीटर लगा है। अब वो हीट जल्दी कर दे रहा है बॉडी गर्म। दो लोगों के एक साथ लेटने पर बिस्तर जल्दी गर्म होता है, एक लोगों के लेटने पर बिस्तर जल्दी गर्म नहीं होता, कारण बताइए। यही दो हीटर लगा है रूम में, एक जगह लाओ जला दो और दो जगह जला दो और 5 जगह जला दो, क्या होगा? अरे 5 वाला तो जलने लगेगा तुरंत ना, पूरा रूम तुरंत हो जाएगा, हीट हो जाएगा तुरंत 2 मिनट में। वही कारण है कि जो परमाणु देखो, अच्छा पहले अणु और परमाणु क्या होते हैं? कोई महान आत्मा मदद करे हमारी। प्रियांशु, परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं? हाँ, अणु जो होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और परमाणु अणु को मतलब अगर इनको सेपरेट करना चाहे तो कर सकते हैं, पर जो परमाणु होते हैं उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। बैठ जाओ। किसी भी अणु की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु कहलाती है। किसी भी अणु की सूक्ष्मतम मतलब उससे छोटा, उससे सूक्ष्म उसको ना किया जा सके, सूक्ष्मतम। जब कोई चीज वैकेंसी निकलती है तो दो ऐसे निकलती है, अंतरिम अनंतिम। अनंतिम मतलब एक अंतिम एक अनंतिम, या तो अंतिम मतलब अब इसके बाद कोई वैकेंसी नहीं है, और एक अनंतिम निकलती है, अभी इसके बाद गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं। मैंने कहा ये मम्मी कहीं जिसको खाना है खाना खाने आ जाओ, ये अंतिम सूचना है, मतलब अगर 10 मिनट बाद गए तो अब रोटी मिलने वाली। और उन्होंने कहा जिसको खाना हो खाओ आओ, नहीं तो बाद में खाना अपना। इसका मतलब वो अनंतरिम है, अंतरिम है जिसे कहते हैं, क्या अनंतिम है, अभी अपॉर्चुनिटीज हैं, इसका मतलब खाना अभी है, हमको मिल जाएगा, 1 घंटे बाद जाएंगे तभी मिलेगा। तो दो जो सूक्ष्मतम हो, जिसके बाद वो सूक्ष्म ना हो सके, सूक्ष्मतम हो, उससे ज्यादा सूक्ष्म अब ना हो सके, परमाणुओं की ऐसी दशा क्या हो, या अणुओं की ऐसी दशा जो अति सूक्ष्म हो या सूक्ष्मतम हो, जिसके बाद छोटा ना हो सके, उसे हम क्या कहते हैं? जैसे हमारे हाथ में मिट्टी लगी है, कोई आंकड़ा कितने कण होंगे? बड़ा मुश्किल बात कर दिया ना। हाँ सही कहा। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हाथ में, एक नहीं, इनफाइनाइट, जिसे आप गिनना पॉसिबल नहीं कर पाएंगे। जो चाक का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, जितना छोटा आप ले सकते हो, उसमें भी असंख्य परमाणुएं होती हैं। समझ में आया? तो मतलब मेरे कहने का है कि ये बहुत बड़ी चीज है। तो परमाणविक और मॉडल के आधार पर, मतलब परमाणुओं की फॉर्मेशन के आधार पर प्रत्यास्था की व्याख्या समझो। आपने क्या देखा है, कैसे ऐसा बताऊं कि जिससे आपको ये एग्जांपल समझ में आए। सोफा देखा है? सोफा कई प्रकार का होता है, अब थोड़ा सा लॉजिकली जाना पड़ेगा इसमें। एक सोफा आता है हमारे यहाँ, जो देहात में गांव में हमारे बनता है, वो सोफा क्या बनता है, एक नीचे से प्लाई होती है, उसके ऊपर एक स्पंज लगता है और उसके ऊपर एक कपड़ा डाल देते हैं, सोफा तैयार हो गया। हो गया ना। कहीं कहीं आपने किसी किसी के यहाँ गए होंगे, देखे होंगे, आप बैठो तो लगभग 1 फीट अंदर जाते हो। वो क्या है? क्या ये वही वाला सोफा है जो हमारे घर में है? नहीं। आप शायद समझ में आ रहा होगा, अभी समझोगे। या किसी मारुति का, नई मारुति का सीट देखो, जो नई मारुति होती है उसकी सीट अब पुरानी हो जाए, उसको ध्यान से देखना, उसके बीच में खूब पतले पतले छोटे छोटे स्प्रिंग भरे पड़े होते हैं। क्या? स्प्रिंग भरे पड़े होते हैं, स्पंज नहीं लगा होता वहां
कि स्पंज उठ जाएगा, बैठ जाएगा, गिर जाएगा। नो, उसके अंदर क्या लगा होता है? स्प्रिंग लगी होती है। वो जो आप 1 फीट अंदर जाते हो वो स्प्रिंग ही है। नहीं सोचो सोफा है आपका, स्पंज कभी इतना अंदर नहीं दबेगा यार, स्पंज कभी इतना अंदर नहीं जाएगा। उसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है और बड़ी सॉफ्ट स्प्रिंग लगी होती है। बैठते ही गायब, बैठते ही गायब। इसको जो स्पंज बना हो, जो सोफा बना होता है जिनमें स्प्रिंग्स, इतने बड़े बड़े स्प्रिंग लगते हैं उसमें, वही स्प्रिंग बैठ जाता है सट से। जब आप बैठते हो वेट पड़ता है उस पर, बस वैसे सिकुड़ जाता है। अपने साइकिल पे, नई साइकिल खरीदो, एग्जाम्पल अच्छा है, नई साइकिल खरीदो तो वो जल्दी दबता नहीं सीट, लेकिन जब साइकिल पुरानी हो जाती है तो ऐसे ऐसे करने में मजा आता है साइकिल पर। प्रैक्टिकल नहीं किए क्या? करिए कभी। नई साइकिल ले लो तो वो कम दबेगा स्प्रिंग, लेकिन जो पुरानी साइकिल है उस पर ऐसे ऐसे झूलने में मजा आता है, झूला। कोशिश करो एक बार जानने का, समझ में आएगा। तो कह रहे हैं कि जो इस परमाणविक मॉडल के आधार पर, मतलब परमाणुओं की जो व्याख्या की जाती है, देखो इधर उनको ऐसे जोड़ा जाता है। अब मैं एक फिगर बना रहा हूं, उसको रीड करने की कोशिश करो तुम। ये क्या है? घन घन, आप कुछ भी मान लो। ये जिलेबी का नया मॉडल है बेटा। अब जानते हो क्या किया गया है? ये पूरा स्प्रिंग है, पूरा स्प्रिंग से मिलकर बना है। अब ये स्प्रिंग को कैसा एडजस्ट किया होगा, एक बार कल्पना करो थोड़ा सा। अब फिगर वाली बुक नहीं बनी है, नहीं तो सोचो फिगर जैसी एकदम एग्जैक्ट नहीं बना पाऊंगा, समझ रहे हो? मेरा हाथ से बनाना है, उसको उठा के पेस्ट करना है। अब ये स्प्रिंग है, एक बार इस पर बैठ के ऊपर देखो, कल्पना करो, सीट ऐसे अलग ही है, मतलब ऐसे 4 कोण का है स्प्रिंग, ऐसे 4 कोण का। अब चारों के नीचे 4 पावे होंगे, अरे भाई उसको रोकने के लिए 4 पावे होंगे ना, तो 4 पावे ऐसे खड़े हैं स्प्रिंग के ही, ऐसे 4 स्प्रिंग ऐसे खड़ी है, ऐसे ऐसे हो गया, और चारों के 4 पावे हैं। और बैक सपोर्ट, अगर साइड से अगर सपोर्ट नहीं रहेगा तो इधर उधर लड़क जाएगा। तो इधर भी एक स्प्रिंग लगाया गया है ऐसे तिरछा, इधर वाले पर भी, एक कोने पर भी, इस कोने पर भी, इस कोने पर भी, और जमीन पे जो लगा हुआ है उस पर भी फैलाया हुआ है ऐसे 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 ऐसे। एक कॉर्नर पर 3 स्प्रिंग बनेंगे, ऐसे है, मान लो ऐसे, देखो ऐसे है, ऐसे ऐसे समझो, ऐसे है, और एक ऐसे है। एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है। फिर यहां जो सिरा बनेगा यहां भी यही, एक ये, एक ये, एक ये, और एक नीचे जाएगा ऐसे, फिर एक इस पर भी ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं। अब इस पर एक बार इमेजिन करो, हम बैठ रहे हैं। जब इस पर बैठेंगे तो सोचो, इसके बीच में जितने गैप हैं वो सब भरेंगे जरूर, स्प्रिंग है ना, गैप फिलअप होगा ना, कहां से जाएगा? स्प्रिंग पूरी बैठेगी। जितना बड़ा स्प्रिंग होगा वो पूरा गड्ढे में जाएगा सट से। अगर इसका सीट का एग्जाम्पल लेना है तो आप वहां जो पुरानी वाली ऑफिस है उसके जस्ट पीछे ओमनी, जो पुरानी वाली ओमनी थी उसकी सीट रखी हुई है और सड़ गई है, उसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, सारे लगभग स्प्रिंग उसके फटफट के ऐसे बाहर निकले हुए हैं, आप देख सकते हैं उसको, ठीक है ना? उसको देख के थोड़ा सा कंफर्ट महसूस होगा। स्प्रिंग की साइज इतनी बड़ी बड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी, और गोल गोल राउंड ले रहे हैं, और ऐसे पूरा ऐसे ज्वाइंट करके रखा होता है, और उसी के ऊपर एक जो घास आती है कूलर में लगाने के लिए, कूलर में घास लगती है, जो पर्दा होता है किनारे, उस पर्दे पर जो घास लगती है वही घास उसमें डाला गया है, और उसके ऊपर पतला सा स्पंज रखा गया है, उसके ऊपर कपड़ा है। क्या कंफर्ट महसूस, मारुति और तुम बैठो लग्जरी गाड़ियों में, मजा नहीं आता है, बड़ा रिलैक्स महसूस होता है। इसका मतलब ये स्प्रिंग ही है जो क्या कर रहा है, परमाणविक मॉडल, मतलब परमाणु जो होते हैं वो ऐसे ही मिलकर, अच्छा ये परमाणविक मॉडल इसको कहा गया, क्यों कहा जा रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे वो ऐसे ही जुड़े होते हैं, एक मॉलिक्यूल के एक इधर होते हैं, एक इधर होते हैं, 3 मॉलिक्यूल मिल गए, फिर इसके एक इधर एक इधर, फिर ये एक इधर एक इधर,
फिर ऐसे 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 बहुत सारे बन जाते हैं, तो एक बड़ा सा मिट्टी का टुकड़ा बन जाता है, एक बड़ा सा कोई चीज बन जाता है। इसलिए इसको परमाणुविक मॉडल और प्रत्यास्था की व्याख्या करनी है, और प्रत्यास्था की व्याख्या करनी है। तो प्रत्यास्था किसे कहते हैं? जब हम बैठते हैं सोफे पर तो सोफा स्प्रिंग कहता है हटो जल्दी यहां से, हमको जाना है ऊपर। जब हम उस पर बैठते तो कहता है हटो जल्दी, हमको ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए जो प्रतिक्रिया बल लगा रहा है वो प्रत्यास्था का गुण है, वो प्रत्यास्था का, वो तुरंत धक्का दे रहा है, हटो जल्दी, मतलब हमको ऊपर जाने के हाई अलर्ट है वो। जैसे तुम, और कभी वो कहता है कि ठीक है हम थक गए, बहुत देर से तुम बैठे थे हम दब गए, ऐसा कुछ कहा क्या? जैसे तुम हटते सर से ऊपर आता है बिना किसी हिला हवाली। इसका एग्जांपल एक और भी ले सकते हो, गाड़ी का अगला ब्रेक। गाड़ी मोटरसाइकिल है, बाइक पर बैठ जाओ ऐसे, और बैठ के अगला ब्रेक मारो और उसके बाद ऐसे करो, तो ऐसे जब तक दबाए रखो तब तक दबा रहता, और जैसे हल्का लापरवाही सर से पीछे फेंकता है वो। ऑब्जर्व करो साकर। अब देखो समझा ही सकता हूं मैं, एग्जांपल दैनिक जीवन से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अब कहां से लाओगे मैं नहीं जानता, अब ये परमाणु थोड़ा बना पाएंगे हम, अब स्ट्रक्चर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं पर बन नहीं रहा है तब भी, ठीक है ना। तो ये हो गया परमाणु मॉडल पर प्रत्यास्था की व्याख्या। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब थोड़ा सा बात इसमें हम और बोल दें बस। इसके जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, ये जैसे ये स्प्रिंग है तो ये हुक भी तो होगा ऐसे, ये ऐसे हुक टाइप बना होता है, ये ऐसे हुक टाइप, वो हमने बना दिया फटाफट। तो ये जो हुक टाइप बना हुआ है, इनके बीच में थोड़ा बहुत गैप होगा, इन गैप को अंतरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरा। और इसके चारों तरफ अणु हैं तो अंतराणुक, अंतराणुक। और ये बल आरोपित करते हैं, अंतर है तो अंतरा है, सबके बीच मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप है तो गैप अंतरा है। अणु के हैं, ये गैप किसके हैं? अणु के हैं, तो अंतराणुक। और एक बल आरोपित करते हैं तो अंतराणुक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर अंदर, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल, कण के कारण लगाया गया बल, कण के अंदर कण के कारण लगाया गया बल अंतराणुक बल कहते हैं। कण के कारण कण के अंदर लगाया गया बल अंतराणुक बल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? गाड़ी होती है, गाड़ी कभी ऑब्जर्व करना, कुछ लोग पापा लोग हो सकता बात करते हो, गर्मी के समय में गाड़ी में बाइक में हवा ज्यादा हो जाता है, निकलवाना पड़ता है। क्या अजीब नहीं लग रहा है? डलवाना चाहिए, निकलवाना चाहिए भाई, हवा तो छन के बाहर निकलता है, फिर उसमें ज्यादा कैसे हो जाता है बाइक में? जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी की स्पीड तेज होने की वजह से उसके रंध्र, जो ट्यूब है, उसके रंध्र से उसके अंदर एयर प्रवेश करते हैं। ये बोलो, या फिर दूसरा तरीका बोलो, ऐसे भी समझाते हैं लोग कि जो गैस होता है उसके अंदर आपसी कोलिजन होता है, और कोलिजन गर्मी होती है, और गर्मी के कारण वो फैल जाते हैं। तो फैल जाते हैं तो वही निकाल करके बाहर करना पड़ता है, नहीं तो अगर बार बार चेक ना कराया जाए तो बाइक के दगने की आशंकाएं ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब गर्मी है और जाना है यहां से दिल्ली तक, और गाड़ी चल गई 10 घंटे, कहीं समझ आया ना, कहीं हॉस्पिटल खोजोगे तब उसका, अरे गाड़ी का। तो इन सारी चीजों से, इन सारी चीजों को शायद समझा पा रहा हूं कि मैं अंतराणुक बल किसे कहते हैं। समझ में आया होगा कि नहीं? बोल दो तो बोल दूं भाई। अब देखो, इसका जो नेट बल होता है, सारे अणुओं के द्वारा लगाया गया बल नेट बल होता है, सारे अणुओं के द्वारा लगाया गया बल नेट बल होता है। और बच्चे परेशान हैं, सोच रहे हैं कि चल 2 मिनट और। तो इन्होंने क्या कहा? अंतराणुविक बल इसको कहते हैं। अच्छा, दिस, और थोड़ा सा एक और चीज बता दें, अस्थाई अभ्रंश होता क्या है, कभी कभी आप लोग स्प्रिंग के साथ जबरदस्ती कर देते हैं, स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ जबरदस्ती कर देते हैं, स्प्रिंग टूट जाती है या फैल जाती है, वापस नहीं आती। देखो कैसे, जैसे पेन में, पेन होता है, अब पेन में तुम ऐसे ऐसे लगा होता है ना, जैसे ऐसे करो तो खट से नीचे जाता है, और जैसे एक बार फिर से करो बस सट से बाहर आ जाता है। ठीक है, ऐसा चल रहा है। अब एक दिन तुम ज्यादा दिमाग लगा रहे थे, पेन नहीं चल रहा था, तब तो उसको खोल डाला, स्प्रिंग निकाले, अब उसको देखते देखते बड़ा सॉफ्ट था ना, ऐसे ऐसे करो तो अच्छा लग रहा था, बस ऐसे खींच दिया, हल्का सा फैल गया वो। क्या उसको अब एक्चुअल शेप में ला पाओगे? नहीं आएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा?
स्थानीय अस्थाई अस्थाई स्थान अपभ्रंश, क्या कहते हैं, जो रिकवर ना हो सके। जब आपने प्रेशर तो लगा दिया, फैल गया, अब उसको दोबारा नहीं ला पा रहे हो, मतलब अप्रत्यास्थ की अवस्था को हम स्थानीय स्थान अपभ्रंश कहते हैं। प्रत्यास्था की प्रॉपर्टी को खत्म करने की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्योंकि होने के, अच्छा हाथ पैर जितना अच्छा है, सलामत है, बस किसी दिन एक्सीडेंट हुआ, टूट गया, और टूट गया, क्या ये पहले के जैसा बिहेव करेगा? ये इसमें अस्थाई समस्या शुरू हो गई, इसमें अस्थाई समस्या शुरू हो गई। आज कुछ समस्या कल भी थोड़ी आ जाएगी, परसों थोड़ी और आ जाएगी, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे समस्याएं। तो ये जो समस्याएं होती हैं, इन सारी व्याख्या हम इंटरमॉलिक्यूलर परमाणुविक मॉडल के आधार पर प्रत्यास्था की व्याख्या पढ़ते हैं। समझ में आया? पूरी बात, जितनी कथाएं हमने सुनाई, इन सारी कथाओं में क्या निकला, इन सारी कथाओं का रिजल्ट क्या आया? अंतरा दिखाऊं? किसी दिन क्या करो, एक भैंस हमारे पास थे, मान लो एक भैंस, भैंस का नाम सुना है ना, देखा भी होगा। तो जब भैंस होती है, एक दिन क्या करो, वो खूंटा उखाड़ ले गई। खूंटा का नाम सुना होगा, अरे जिसमें बांध देते हो भाई, हिली डोली कोई नहीं था, थोड़ा ज्यादा दौड़ी धूपी, भाग गई लेके। अब खूंटा गाड़ना पड़ेगा। हम आए, मम्मी ने कहा एक काम करो, पहले भैंस का इंतजाम करो, खूंटा गाड़ो। हम लाए, सब्बल लाए, शुरू किए मिट्टी खोदना, मिट्टी निकाले, एक गड्ढा था, मतलब एक जमीन था, जमीन से खोदना शुरू किया, मिट्टी निकाली, मिट्टी निकाल के सारी मिट्टी हम बगल में रखते जा रहे। उसके बाद मम्मी ने कहा कि वो जो बांस निकला वही बांस डाल दो उसमें। हमने वही बांस उठा के डाल दिया उसमें, सोच के देखना एक बार। अब जब हमने बांस डाल दिया, बांस डालने के बाद अब हम मिट्टी डाल दे रहे हैं, वो जो मिट्टी रखी है वहां, वो मिट्टी डाल रहे हैं। अब मिट्टी घट गई, अरे इतना मोटा बांस भी अंदर चला गया। जिस गड्ढे को मैंने खोदा गोल, उसी में से सारी मिट्टी निकाल के बगल में रखा, उसमें बांस भी इतना मोटा डाल दिया, उसके बाद मिट्टी घट गई। एक तो बांस की जगह तो पहले ही उतना मोटा बांस ले लिया, उसके बाद भी घट गई मिट्टी। हाउ कैन यू से? फिर समझ में नहीं आया, एकदम एकदम मस्त वाली मिट्टी थी, एकदम पैर नहीं दब रहा था वहां, तब भी ये हाल है। मिट्टी कहां गई? मिट्टी कहीं नहीं गई, वो जब परमाणु बना लिया उसके अंदर, मिट्टी के अंदर गैप बन गया, अंतरा बना मिट्टी के अंदर, मिट्टी के अंदर अंतरा बना। इतना बड़ा मिट्टी का टुकड़ा खेत से लेके आओ, उसके बाद उसको फोड़ डालो और भिगा दो मिट्टी पानी से, इतना बड़ा तैयार होगा। मम्मी आटा गूंथती हैं तो इतना आटा लेके बैठती हैं, और जब गूंथ के तैयार करती हैं तो इतना माल तैयार हुआ। गलत बोल रहा हूं क्या? हुआ क्या? उसके मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप था, वो गैप घटा, यानी कि जब उसको हमने बॉन्ड किया तो वो गैप गायब हो गया। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो जब वो गैप खत्म होगा तो कहां जाएगा? जगह कम घेरेगा। मिट्टी के साथ सेम हरकत हुआ है, मिट्टी के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत गैप था, और जब हमने खोद दिया तो क्या हो गया? उसके अंदर वो आ गया तो कहानी बिगड़ गई। समझ में आया? तो ये समस्याएं आती है, ये सारी चीजें जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए जिंदगी से मैंने कहता हूं बार बार ना कि फिजिक्स मत पढ़ो, साइकिल चलाते समय फिजिक्स खोजो। साइकिल चला रहे हैं तो एक पैर ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है, अगर ये दोनों नीचे ऊपर ना बनाया गया होता तो सोचो एक बार, अगर दोनों साइकिल है भाई, साइकिल में दो पेंडल है ना, तो एक जब नीचे होता है तो एक ऊपर होता है, जस्ट अपोजिट होता है। एक अगर आगे ले जाओगे तो दूसरा वाला पीछे आएगा, एक वाला ऊपर ले जाओगे दूसरा वाला नीचे चला जाएगा। ये क्या, ये लफड़ा समझ में नहीं आया। एक बार कल्पना करना हमको क्या मामला है ये, तब फिर खोज के लाना, हमको बताना, मतलब ढूंढना आखिर क्या कारण है साइकिल के पहिए, साइकिल के पेंडल को ऐसा क्यों बनाया जाता है, उसको एक इकट्ठा क्यों नहीं, दोनों ऐसे ऊपर रहता, दोनों हाथ ऊपर आता, दोनों एक साथ नीचे जाता। ऐसा नहीं हो सकता क्या? हो सकता कि नहीं हो सकता? हो सकता कि नहीं हो सकता? अरे होता है यार, हो सकता है, हो सकता है। आप लोगों का अनुभव नहीं है, ठीक है ना? हो सकता है, पर ये इन सारी चीजों की व्याख्या हम अगले एपिसोड में करेंगे, ठीक है ना? तो